हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किस पुलिस बल को सौंपी है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इसके जो चेयरमैन है कौन है, जी सतीश रेड्डी। सो डीआरडीओ ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसको कि नाम दिया गया है रक्षिता, ये किस पुलिस बल को सौंपी है। तो सीआरपीएफ को यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को ये बाइक सौंपी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बाइक की पिक। इस बाइक ये यही है मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता। इसमें एक पीछे से इस तरह की सीट लगी होगी और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में या फिर अगर कोई सैनिक बीमार हो जाते हैं, सीआरपीएफ के जवान अगर कोई घायल हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया होते हैं जो कि बहुत ही रिमोट एरिया होते हैं और वहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू लाना या फिर उन्हें पहुँचाना हॉस्पिटल तक वो थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता था। तो इसीलिए डीआरडीओ के द्वारा ये जो है 21 मोटर बाइक एम्बुलेंस दिया गया कि अगर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाते हैं तो इसके साथ भी ये मोटर बाइक एम्बुलेंस उनके साथ जा सकता है। अगर कोई घायल होते हैं तो उनको तुरंत उस रिमोट एरिया से हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सकता है। इसमें कुछ इसेंशियल चीज़ें भी लगी हुई है इस मोटर बाइक एम्बुलेंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीआरडीओ हैंड्स ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अभी डॉक्टर एपी माहेश्वरी। और अभी ये रक्षिता जो है, कितनी रक्षिता सौंपी गई है सीआरपीएफ को, तो 21 रक्षिता बाइक सौंपी गई है सीआरपीएफ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं श्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी इस पद को धारण करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने थे मोरारजी देसाई, और ये दूसरे पीएम बन गए हैं। और इनसे नरेंद्र मोदी से पहले इस सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन कौन थे, तो इनसे पहले थे केशुभाई पटेल जिनका कि निधन हो गया, और उसके बाद नए चेयरमैन बने हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी यूनानिमसली चूजन एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना और किस देश की वायु और अंतरिक्ष सेना ने द्विपक्षीय वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया है। तो ये आयोजित किया गया था और ये खत्म भी हो गया, डेजर्ट नाइट 21। तो ये किन 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 देश के बीच आयोजित किया जाता है। एक तो पता चल गया आपको, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच ये द्विपक्षीय वायु अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका की नाम है डेजर्ट नाइट 21। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये जोधपुर में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 डे इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट 21 बिगिंस इन जोधपुर। सो फ्रेंच साइड से आप यहाँ पे देख सकते हैं राफेल ने पार्टिसिपेट किया, एयरबस A330 ने पार्टिसिपेट किया, और वहीं पे इंडिया की तरफ से भी रफाल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, रफाल विमान ने भी। तो इंडिया के पास भी है रफाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो अभी रिसेंटली जो सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी जो मनाई जाती है वो किस दिन मनाई जाती है, ये मनाई जाती है 23 जनवरी को। और अब 23 जनवरी को हर एक साल अब कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो पराक्रम दिवस। अब गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। सो बेसिकली नेताजी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 में, और इनका जो डेथ हुआ वो हुआ 18 अगस्त 1945 में। प्लेन क्रैश में कहा जाता है कि इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्षम कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो बेसिकली आपके लिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि एक तो ये पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सक्षम कैंपेन जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, और एक पूछा जा सकता है कि सक्षम का फुल फॉर्म इसमें क्या हुआ। सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तब मुझे ये भी पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो या नहीं, या फिर स्किप कर जा रहे हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैंपेन से, फुल फॉर्म से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सक्षम का जो फुल फॉर्म है ये क्या है,
तो चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। सक्षम कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर कह सकते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सक्षम कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। सो ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करना चाहिए या फिर बायोफ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। सो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सक्षम कैंपेन को लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन रेसिपिएंट के बारे में। सो पहले भारतीय रेसिपिएंट कौन बने, यहाँ पे हम ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं कि ट्रायल में किसे सबसे पहले व्यक्ति थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब वैक्सीन जो ड्राइव स्टार्ट हुआ 16 जनवरी से इंडिया में। आपको पता हो कि इंडिया के 2 वैक्सीन को जो है वो इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव्ड कर दिया गया है। किस किस वैक्सीन को, एक तो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, और एक है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जिसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और उस वैक्सीन का क्या नाम है, कोविशील्ड। तो 2 वैक्सीन अभी लोगों को दिए जा रहे हैं, और अब ये नहीं पता कि इनको कौन सा वैक्सीन दिया गया, या फिर रणदीप गुलेरिया ने भी उसी दिन लिया वैक्सीन, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, तो उनको कौन सा वैक्सीन दिया गया। बट ये पहले जो भारतीय बने हैं वैक्सीन लेने वाले कोविड-19 के, इनका नाम है मनीष कुमार। मनीष कुमार ये एक सैनिटेशन वर्कर हैं एम्स दिल्ली में, और यानी कि सफाई कर्मचारी हैं एम्स दिल्ली के, और उनको वहीं पे ये दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, अब आपको पता चल गया होगा, ये एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे, और ये बहुत ही मतलब वेटरन म्यूजिशियन थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे। इन्हें 1991 में ही पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, पद्म श्री लिख लीजिए कहीं पे, और 2006 में इन्हें दिया गया था पद्म भूषण, और 2018 में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण। यानी कि इन्हें तीनों पद्म अवार्ड जो हैं वो दे दिए गए। और जो सर्वोच्च जो इंडिया का जो अवार्ड है वो कौन सा है, भारत रत्न। उसके बाद कौन सा है, पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड तक दिया गया था। 2018 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। तो इस तरह का ब्रिज जो है, आर्क ब्रिज जो है, ये सबसे लंबा किस राज्य में अभी बनाया गया है और उसका वहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो ये बनाया गया है मेघालय में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। और इसका उद्घाटन किसने किया, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने। और ये आर्क ब्रिज जो है ये कितनी मीटर लंबी है, तो 169 मीटर ये ब्रिज लंबी है, और इस पर टोटल अप्रॉक्स खर्चा है 50 करोड़ रुपए का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर, 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द बैंकर ऑफ द ईयर कौन बने। सो बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा जो है बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का अवार्ड दिया गया। सो इनमें किनका नाम है, तो इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब श्याम श्रीनिवासन जो है ये फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जो है मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार। सो बेसिकली माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया निखिल श्रीवास्तव को, एडम मार्कस को, डेनियल एलन को। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। ये निखिल श्रीवास्तव जो है ये एक भारतीय हैं, और इन तीनों के द्वारा जो है किस प्रॉब्लम को, किस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो ये लोग लंबे समय से कैडिसन सिंगर और रामानुजन ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे बेसिकली, इसीलिए इन्हें ये प्राइज़ दिया गया। और इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है कि माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्कस और डेनियल एलन स्पिलमैन। ऑल आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप
ये किसने जीता? तो ये जीता गया है आईटीबीपी के द्वारा। आईटीबीपी ने फाइनल में किसे हराया? तो लद्दाख को हराया आईटीबीपी ने फाइनल में। और वहीं पे अगर हम बात करें कि आईटीबीपी के डीजी कौन है, यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। सो आईटीबीपी के डीजी जो हैं ये है एसएस देशवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? सो नेताजी एक्सप्रेस जो है ये भी बदलकर कर दिया गया है 23 जनवरी को। और इसमें भी बहुत ही बड़ी कहानी है कि इस ट्रेन को ही नेताजी एक्सप्रेस क्यों किया गया। इस ट्रेन का नाम है, सबसे पहले जान लेते हैं, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। अब ये हावड़ा कालका मेल जो है ये इंडिया की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। हावड़ा कालका मेल जो है ये ट्रेन कब स्टार्ट की गई थी? 1866 में। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन और हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी वो किस ईस्वी में चलाई गई थी। यहाँ पे मैं ईयर पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दें कि यहाँ से यहाँ तक चली थी, या फिर उस समय जो गवर्नर जनरल थे ये सब मुझे नहीं जानना है। आप मुझे ये बताओ कि पहली ट्रेन जो चली थी इंडिया में वो किस ईयर में चली थी। चलिए मैं ही बता रहा था, सॉरी। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये हावड़ा कालका मेल जो है ये पहली बार चलाई गई थी 1866 में। और इस ट्रेन का नाम इसीलिए ही नेताजी एक्सप्रेस रखा गया क्योंकि कहा जाता है कि इसी ट्रेन से नेताजी जो है धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थे इन्हें पकड़ रहे थे, इन्हें अरेस्ट करना चाहते थे, बट इसी ट्रेन से नेताजी भागे थे। ये ट्रेन वेस्ट बंगाल से हरियाणा तक चलती है, दैट्स वाई इस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। आसियान सेक्रेटारियाट जकार्ता में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बट इसका मेंबर जो है वो इंडिया नहीं है, यहाँ पे आप बस ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आसियान सेक्रेटारियाट में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं जयंत खोबड़ागड़े। जयंत खोबड़ागड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? अब मनरेगा के तहत क्या है कि मनरेगा के तहत अगर किसी राज्य में मनरेगा है तो वहाँ पे मजदूर को 365 दिनों में से 100 दिन तो मजदूरी करानी ही पड़ेगी और देनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको उनको 100 दिन का काम तो मिनिमम देना ही है मनरेगा के तहत। बट किस राज्य ने अभी रिसेंटली 100 से बढ़ाकर वो दिन बढ़ाकर कितनी कर दी है? 150, यानी कि अब उस राज्य में 150 दिन मनरेगा मतलब यानी कि काम देना ही पड़ेगा वहाँ के कामगारों को, वहाँ के मजदूरों को। सो बेसिकली ये निर्णय लिया गया है उत्तराखंड के द्वारा। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। मनरेगा जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? 2005 में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार किस बैंक की पहचान घरेलू व्यवस्थित रूप से यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स के रूप में नहीं की गई है? यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा कि आरबीआई के अनुसार किस बैंक की पहचान डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स के रूप में नहीं की गई है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। अब घरेलू यानी कि डीएसआईबीज बैंक के रूप में किस बैंक की पहचान की गई है? सो पहचान की गई एसबीआई बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, एचडीएफसी बैंक की। यानी कि इसका मतलब हुआ डीएसआईबी यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स का मतलब ये हुआ, अगर आरबीआई कह रही है तो, कि ये बैंक जो है टू बिग टू फेल, यानी कि ये बैंक इतनी बड़ी है कि ये कभी डूब नहीं सकती। और इसमें तीन ही बैंक को नाम दिया गया है, तीन ही बैंक का नाम दिया गया, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। टू बिग टू फेल, ये इतने बड़े बैंक हैं कि कभी डूब नहीं सकते हैं। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 28 ट्रंप प्रशासन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब ट्रंप तो अब टाटा बाय हो गए और अब जो बाइडेन आ गए हैं और जो बाइडेन बने हैं यूएस के 46th प्रेसिडेंट। सो अब जब जो बाइडेन के द्वारा जब शपथ ले लिया गया उसके कुछ ही घंटों बाद चाइना के द्वारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिशियल जो भी अधिकारी थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कितने अधिकारियों पर? 28 अधिकारियों और उनके परिवारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस तरह का प्रतिबंध, यहाँ पे आप ये जान लीजिए।
इस प्रतिबंध में जो है एक नाम और है माइक पॉम्पियो का, ध्यान दीजिएगा। इसमें ट्रंप को बैन नहीं किया गया है चाइना, नहीं चाइना में आने से, नहीं मकाओ में, नहीं हांगकांग में आने से, बट जो माइक पॉम्पियो हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के, उनको ही बैन कर दिया गया है। और यानी कि वो या फिर जो 28 अधिकारी हैं और उनके परिवार के कोई भी सदस्य, या हो चाइना हो या फिर मकाओ हो या फिर हांगकांग हो, वहाँ पे घूमने नहीं जा सकते, या फिर अगर उनकी कोई कंपनी है या फिर इंस्टीट्यूशन है और उसका कार्य वहाँ पे हो रहा है, वो भी अब नहीं हो सकेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। सो बेसिकली इस पर बहुत ही हंगामा भी हुआ था कि कमलम क्यों कर दिया गया। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये है ड्रैगन फ्रूट और इसके अंदर कुछ इस तरह से फल होता है। सो ड्रैगन फ्रूट जो है किस राज्य ने अभी इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया है। स्टेट का नाम है गुजरात। गुजरात। इसमें बहुत सारे जो है न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इस फ्रूट में, लाइक मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, कार्ब्स, फाइबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 4th। अब ये रैंकिंग बेसिकली है क्या, तो इस रैंकिंग में लोग समझते हैं कि जो जो कंट्री मिलिट्री पावर से जितनी मजबूत है उसको उस तरह से रैंक किया जाता है जी। इसमें मिलिट्री पावर तो सबसे मेनली जो इंडेक्स जो तैयार किया जाता है उसमें तो ये देखा ही जाता है, बट इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर देखे जाते हैं कि उस देश में जो मिलिट्री पावर है उसकी मैन पावर कितनी है, एयर पावर कितनी है, लैंड फोर्सेस उनके पास कितने हैं, नेवल फोर्सेस में उनके पास कौन कौन से शिप हैं या फिर पनडुब्बियां हैं, सबमरीन हैं, उन उस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उसका भंडार किस तरह का है, लॉजिस्टिक्स किस तरह की है, फाइनेंशियल जो है वो कितने मजबूत हैं, और उस कंट्री की ज्योग्राफी जो है वो कहाँ है, कितनी बड़ी कंट्री है, अगर एरिया वाइज से भी देखें, बहुत सारे इसमें फैक्टर देखे जाते हैं, तब इसमें कंट्री को रैंक किया जाता है कि अगर उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसमें कितने जो है स्किल्ड वर्कर हैं, या फिर उस तरह से इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है बेसिकली। सो इसमें पहले रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड रैंक पे रशिया, चाइना थर्ड रैंक पे और इंडिया है 4th रैंक पे। सो आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनेगी। सो गणतंत्र दिवस परेड में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है भावना कंठ। ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 जनवरी को और ये अब हो चुका है। सो इनका नाम है भावना कंठ। अब भावना कंठ जो है ये भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं, जो कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी और इन्होंने मिग 22 उड़ाया था। किनके साथ, तो भावना कंठ, मोहना सिंह जितरवाल और अवनी चतुर्वेदी। बट इसका आंसर जो होगा वो होगा बस भावना कंठ। ये बिहार दरभंगा की हैं और इन्होंने इस रिपब्लिक डे परेड में कौन सा विमान उड़ाया, तो सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन उड़ाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बेसिकली मनोहर पर्रिकर जो है, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इनका निधन हो गया। और बेसिकली इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके बारे में कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए इस तरह से ये कहा जाता है। तो मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें ये पूछा गया। तो वामन सुबह प्रभु और प्रमोद सावंत ने इस पुस्तक को रिलीज़ किया, इस पुस्तक का विमोचन किया, जो कि गोवा के सीएम हैं। और अभिजीत पर्रिकर और उत्पल पर्रिकर तो ये दोनों इनके बेटे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2020 में सबसे अधिक डायस्पोरा वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। डायस्पोरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि 10 कंट्री है यहाँ पे, सो बेसिकली किस कंट्री के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा विदेशों में रहते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो इस कंट्री इंडिया के कितने लोग विदेशों में रहते हैं, या फिर चाइना के कितने लोग विदेशों में रहते हैं, या फिर रशिया के कितने लोग विदेशों में रहते हैं।
सो बेसिकली ये कहा गया है और ये यूएन के रिपोर्ट के अनुसार है कि कौन सा देश 2020 में सबसे अधिक डायस्पोरा वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। तो जो था पहले वही है अभी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। यूएन के अनुसार इंडिया के 1.18 मिलियन लोग जो हैं वो किसी दूसरे देश में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया के लोग जो किसी देश में रहते हैं वो कौन कौन से देश हैं? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर यूएसए और फिर सऊदी अरेबिया। फिर दूसरे रैंक पे कौन है कि जिसके लोग जो हैं विदेशों में रहते हैं? सो मैक्सिको है और मैक्सिको के 11 मिलियन लोग जो हैं वो विदेशों में रहते हैं। फिर रशिया के भी 11 मिलियन लोग जो हैं वो विदेशों में रहते हैं और चाइना के 10 मिलियन लोग जो हैं वो विदेशों में रहते हैं। अगर आप देखें तो चाइना और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स है, कुछ 10 करोड़ का फ़र्क है, 20 करोड़ का फ़र्क है। बट इसके जो है चाइना के 10 मिलियन लोग ही विदेशों में रहते हैं और इंडिया के 18 मिलियन लोग विदेशों में रहते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैक्सिको और रशिया, सो बेसिकली मैक्सिको की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 13 करोड़ है और रशिया की पॉपुलेशन है 14.5 करोड़। सो इन दो देशों के लोग जो हैं वो 11 मिलियन लोग जो हैं विदेशों में रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ पुल्ड आउट ऑफ द ओपन स्काईज ट्रीटी, OST ट्रीटी से, यानी कि इससे कौन अभी रिसेंटली कौन सा देश अलग हुआ है, किसने अपने आप को पुल आउट कर लिया है? सो आपको पता होगा कि ओपन स्काईज ट्रीटी से अमेरिका जो है वो अलग हो गया था और अमेरिका के अलग होने के बाद अब रशिया भी इस ट्रीटी से अलग हो गया है। अब ये ओपन स्काईज ट्रीटी जो है ये कब साइन की गई थी? तो 1992 में साइन की गई थी और ये ओपन स्काईज ट्रीटी जो है ये इफेक्ट में कब आई? तो 2002 में आई और इसमें जो है 34 कंट्री थे, बट अब तो मात्र 32 ही बचे हैं रशिया के अलग होने के बाद। और ये किस तरह की ट्रीटी है? ओपन स्काईज ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंडर जो है ये जो 34 देश जो थे या फिर हैं वो एक दूसरे देश पर एयर सर्विलेंस कर सकते थे। बट किसी ये अब खुद लाइक रशिया अगर चाहे तो जर्मनी पर कर सकता है, फ्रांस अगर चाहे तो जर्मनी पर कर सकता है, या फिर कनाडा पर कर सकता है, या फिर कनाडा फिर अदर किसी कंट्री पे कर सकता है जो इस ट्रीटी के सिग्नेटरी मेंबर हैं। बट इसके अंदर क्या था कि एयर सर्विलेंस जो है उसको करने से पहले आपको उस कंट्री को बताना होगा कि हम एयर सर्विलेंस करने के लिए आ रहे हैं आपके कंट्री में। बट कोई भी जो अगर आप कोई भी लाते हैं, कोई भी प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए करते हैं तो वो अनआर्म होनी चाहिए। फाइटर जो है, कोई भी प्लेन जो है वो अनआर्म्ड होनी चाहिए। सो इस कंट्री का नाम है रशिया। रशिया लगा हुआ है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है और भी बहुत सारे देश हैं इसमें OST में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल 44 दिनों के भीतर तीनों प्रारूपों में यानी कि टेस्ट, ODI और T20 खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? मात्र 44 दिनों के अंदर इन्होंने तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेल लिया और इनका नाम है टी नटराजन और ये एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। सो बेसिकली आप ये ध्यान में रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 44 दिनों के भीतर इन्होंने तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेल लिया, टी नटराजन ने। सो अब हम 3-4 न्यूज़ है, बस 3 ही 4 न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कि न्यूज़ के फॉर्मेट में मैंने किसी क्वेश्चन को या फिर कोई न्यूज़ को रखा है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि दिल्ली में जो एक स्ट्रीट है एंड्रयूगंज, जो स्ट्रीट है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुशांत सिंह राजपूत। ये आप ध्यान में रखिएगा। सो एंड्रयूगंज स्ट्रीट का नाम जो है उस एरिया में जो स्ट्रीट है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुशांत सिंह राजपूत। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड रिनॉन्ड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता पास्टम। तो ऑन्कोलॉजिस्ट कहने का मतलब है कि कैंसर के स्पेशलिस्ट थी ये डॉक्टर वी शांता, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया। ये 94 वर्ष की थी और इन्होंने जो हॉस्पिटल ज्वाइन किया था वो 1955 में एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था और इन्हें जो है तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो डॉक्टर वी शांता जो है इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी। फिर नीति आयोग ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है अपना दूसरा एडिशन यानी कि दूसरा संस्करण जो है वो रिलीज़ किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का। आपको पता है एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है
और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसमें ये देखा जाता है कि उस कंट्री में किस तरह की इनोवेशन है और इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए उस कंट्री के द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कितने इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो GII के बारे में अगर हम बात करें, हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में बात करें, तो ये अभी रिसेंटली आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ये रिलीज़ की जाती है और इसमें इंडिया की रैंक थी 48th। ये आप ध्यान में रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा। बट उसी के तर्ज पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2 साल से जारी की जा रही है और ये इसका सेकेंड एडिशन है। सो इसमें जो है 3 कैटेगरी में स्टेट को रखा गया है, एक तो मेजर स्टेट और एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट, एक हिल स्टेट और एक स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरेटरी। सो बेसिकली इसमें कौन सा स्टेट रैंक 1 पे है। सो कर्नाटका रिटेन्ड इट्स फर्स्ट पोजीशन इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी। तो 17 स्टेट को मेजर स्टेट कैटेगरी में रखा गया है और वहीं पे महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे, तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे है मेजर स्टेट कैटेगरी में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, यानी कि इन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है इस स्टेट ने। फिर वहीं पे अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट के हिल यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र के स्टेट की कैटेगरी में जो है हिमाचल प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है और यूनियन टेरेटरी और स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में दिल्ली ने पहला रैंक हासिल किया है इनोवेशन के क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट न्यूज है PM मोदी फ्लैग्स ऑफ 8 ट्रेन्स टू बूस्ट कनेक्टिविटी टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो PM मोदी ने 8 जगहों से जो है फ्लैग किया, यानी कि रवाना किया ट्रेन को, कहाँ तक, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो है वहाँ पे अब 8 ट्रेनें जाएगी, 8 रूट से ट्रेनें जाएगी। वाराणसी से दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन एक ही है, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से ट्रेनें जाएगी कहाँ तक, केवड़िया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।